अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार। और थानेदार प्रोग्राम को आज 100 अक़सात मुकम्मल करने पर एक तकरीब का इनकाद किया गया है। नई बात लाहौर रंग इंतजामिया की तरफ से, और प्रोजेक्ट हेड भी हमारे साथ होंगे। तकरीब का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं, केक कटिंग सेरेमनी होगी। प्रोजेक्ट हेड हमारे साथ है, इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या मुश्किलात रही हमारे साथ कोऑपरेट करने में। सर जी, आसानी से हो गया था मामला सारे, कि आपको मुश्किल भी पेश आती थी दफ्तर में? नहीं, मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी आपके साथ। कैमरा अरेंज करने में, नहीं, मुझे कभी कोई मुश्किल, टीम साथ ही नहीं होती। नहीं, मेरी टीम ने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई आपके प्रोग्राम की बड़े कामयाबी के साथ 100 साथ मुकम्मल हुई है। हमारे साथ डीओपी हैं फैसल वड़ाई साहब, इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह से, आपके स्टार्ट से लेके एंड तक अभी तक जितने भी लोग आपके साथ आए सब ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ तामुन किया ख़ास तौर पे। और स्पेशली जो आपके प्रोड्यूसर्स आप खुद, उन्होंने हमें मैनेज किया हर जगह पे। जहाँ पे हमें लगा कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने हमारी गलतियों को लोगों को नहीं बताया बल्कि उनको छुपा के हमारा साथ दिया। बिल्कुल ठीक है। बिलाल अशरफ साहब भी हमारे साथ हैं। सर, 100 साथ मुकम्मल होने पर प्रोग्राम थानेदार के हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं आपके लिए कि आपने माशाल्लाह ये कामयाबी का सफ़र है, 100 एक साथ आपने मुकम्मल की। और इसका फीडबैक ओवरऑल देखा जाए तो लाहौर के पूरे पाकिस्तान में इसका फीडबैक बहुत अच्छा आया है। और माशाल्लाह आपकी मेहनत है, और मज़ीद यही उम्मीद है कि आप मज़ीद मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छा करेंगे, और ये 100 जो है वो 1000 में तब्दील करेंगे, और हम 1000वां किस जो है एपिसोड है उसका केक काटेंगे। बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह हमारे साथ इमरान अर्शद साहब भी हैं, लाहौर पुश्ता के एंकर हैं। क्या कहेंगे? आपका प्रोग्राम 100 के साथ तो ज्यादा हो चुका है, वो तो बहुत ज्यादा हो गई, कोई इत्माम नहीं किया। मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। पहले नंबर माजरत, दूसरे नंबर पे प्रोग्राम थानेदार के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इसने बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए, और ये एक टीम वर्क था, एक एफर्ट थी जिसने दो तरफ काम किया। पहली तरफ कि मीडिया का एक पॉजिटिव चेहरा भी दिखाया, और दूसरी जानिब पुलिस के अंदर के जो मसाइल हैं, जो एक अहलकार, एक सिपाही अपने सीनियर्स को खुल के नहीं कह सकता कि उनके थानों के क्या हालात हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत ब्लंट अंदाज में हमाद ने उनको लोगों तक पहुँचाया। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल, इनका बहुत शुक्रिया। सलमान कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, ये तफ्तीशी प्रोग्राम के मेज़बान हैं। क्या कहेंगे? बहुत बहुत थानेदार के लिए बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी टीम को, मैडम सालिया को, लाहौर रंग की सारी टीम ने जिस तरह से ये एक मरूफ प्रोग्राम है थानेदार, इसमें मेहनत की। और ख़ास तौर पर आपकी मेहनत, जिस तरह आपका दावर शख्सियत है उसी तरह आप अच्छा काम करते हैं अपने कद की तरह। तो मेरी दुआ है कि 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि हज़ारों एक साथ आप मुकम्मल करें, और इसी कामयाबी का सफ़र जो है वो आपका तेज़ी से जारी रहे। बिल्कुल, केक ख़त्म हो जाएगा और अब हम इजाज़त लेंगे। बाकायदा तौर पर हम फील्ड में जाके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। नाजरीन, जिस शहर की पुलिस फर्ज शनास, जिम्मेदार और चौकन्ना होती है, वो शहर ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर महफूज होता है बल्कि वहां जराइम के वाक़यात भी ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन अगर इसके बरअक्स हालात हों और पुलिस अपना किरदार अदा ना करे तो वहां के शहरी गैर महफूज होते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन इजाज रशीद। इनसे जानते हैं कि मॉडल टाउन डिवीजन में क्या हालात हैं, सिक्योरिटी के मामला कैसे हैं, शहरी गैर महफूज तो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि मॉडल टाउन डिवीज़न लाहौर शहर की अहम डिवीज़न है, और क्राइम के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे डिवीज़न में क्राइम इस वक्त कोई 12,500 के करीब है। 12 पुलिस स्टेशन हैं और 5 जो हैं वो सर्कल ऑफिसेज हैं। मेरा एरिया जो है वो शादमान से स्टार्ट होकर काना जो बाउंड्री है कसूर की, उसके साथ जाकर लगता है। हाफ ऑफ द क्राइम जो है मेरे डिवीज़न का वो काना सर्कल में है, जिसमें 3 थाना जात जो हैं कोट लखपत,
खाना और नश्तर शामिल हैं। और इसी तरह से बाकी जो 9 थाने हैं जिनमें शादमान, इचरा, गुलबर्ग, गार्डन टाउन वगैरह शामिल हैं वो हैं। मैंने जब से मैं यहाँ तैनात हुआ ऑलमोस्ट 5 माह हो चुके हैं। हमने इस दौरान कोई 88 के करीब गैंग पकड़े और उनसे कोई 2 करोड़ रुपए के करीब रिकवरी हमने की। ठीक है। उसमें व्हीकल्स भी शामिल हैं और तलाई जेवरात, नकदी वगैरह सब शामिल है। इसके अलावा 380 के करीब मैंने जो पीओस थे, जिनको हम आमतौर पे इश्तिहारी कहते हैं, जो मुख्तलिफ केसेस में हमें मतलूब होते हैं और वो पकड़े नहीं जाते, वो गिरफ्तार किए। इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर ऑल ओवर जो लाहौर का क्राइम है वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनमें सीसीपी साहब, डीआईजी ऑपरेशन इशफाक साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं और एसएसपी ऑपरेशन, उनकी शब रोज़ मेहनत और जो डिवीजनल एसपीज़ हैं वो उनकी टीम का हिस्सा हैं, वो भी उसी तरह उनकी डायरेक्शन पे मेहनत करते हैं। और यकीन कीजिए कि हम सारा दिन ऑफिस में बैठ के ना सिर्फ पब्लिक को सुनते हैं बल्कि अपनी जो डिवीजन्स है उसमें पेट्रोलिंग और जो वाक़यात होते हैं उन पे एसपी का जाना, और रात कोई 12-1 बजे के करीब हम लोग अपने डिवीज़न से फारिग होते हैं। एक बड़ी कारकर्दगी आपने सामने रखी जिसमें आपने कहा गैंग्स भी पकड़े, आप खुद भी स्पॉट पर जाते हैं, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, बाहर भी मामला देखने हैं, दफ्तर में भी साइलिन को सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो क्रिमिनल्स हैं वो अपना काम करके दिखा जाते हैं और शहरी अपने कीमती सामान से महरूम हो जाते हैं। कहाँ कोई प्रॉब्लम रह गई है? क्या नफरी में कमी है? क्या हमारी पुलिस सही तरह काम नहीं कर रही कि ये क्राइम में इजाफा होता चला जा रहा है? एक्चुअली अगर नफरी की बात करें तो पॉपुलेशन के हवाले से नफरी की हमेशा ही कमी रही, और अगर वेस्टर्न से इसका कंपैरिजन करें तो आप देखें कि हमारे यहाँ लाखों के ऊपर एक बड़ा कांस्टेबल आपको नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और मॉडल टाउन डिवीज़न की मैं बात करूं तो मेरे पास इस वक्त 1071 के करीब 1071 के करीब लोग हैं जो हम मॉडल टाउन डिवीज़न इन 12 थानों को लुक आफ्टर करते हैं। और उसमें कुछ इफेक्टिव और अनइफेक्टिव की बात भी है कि कुछ लोग जो थानों में मुहर्रर हैं, गनमैन हैं और सिक्योरिटी ड्यूटीज़ कर रहे हैं वो स्टैटिक हैं, और इसके अलावा जो बाकी नफरी है वो क्राइम कंट्रोल में फिर पार्टिसिपेट करती है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा डॉल्फिन और पीरू के जो स्क्वाड हैं हमारे साथ होते हैं और क्राइम की किसी भी कॉल पे वो फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रिस्पॉन्ड टाइम क्या होता है सर? फिर आमतौर पे जाती है? आमतौर पे जो हमारे रिस्पॉन्डिंग टाइम है वो 3 से 5 मिनट में पुलिस जो है वो रिस्पॉन्ड करती है और मौका पे पहुंचती है। शहरियों की तरफ से ये भी शिकायत हैं कि हम कॉल पर कॉल करते रहते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं होता पुलिस का। जैसे कि आप कह रहे हैं 3 से 5 मिनट लगते हैं कि वहाँ पर आपने यकीनी सूरत बनानी होती है कि वहाँ पे आपका कोई नुमाइंदा वहाँ पे पहुँचाओ, लेकिन क्या सेफ सिटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं कि वो उनकी तरफ से मैसेज कन्वे नहीं होता जिसकी वजह से शहरियों को शिकायत फिर करनी पड़ती है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई जो प्रेमिसेस जिस जगह से कॉल की जा रही है वो गलियां हैं जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, और वहाँ पे मोटरसाइकिल ने रिस्पॉन्ड करना होता है। सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो गाड़ियों से उतर के पैदल जाते हैं। जैसे हम अगर बात करें हमारा यूनाबाद, नश्तर, सोफियाबाद, कोट लखपत के एरियाज़, ये ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत थिक पॉपुलेशन है, और गलियां जो हैं वो लाइक जो इनर सिटी है हमारा वॉल सिटी उस जैसी हैं जहाँ पे आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इवन के मोटरसाइकिल भी मूव नहीं करती बाज़ गलियों में। तो हो सकता है ऐसी कोई शिकायत हो जिसमें इस तरह हुआ हो कि जी रिस्पॉन्डिंग टाइम में 5-7 मिनट ज़्यादा लग गए हों, लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं है। सर जी, थानों में शहरियों के मसाइल आज भी ऐसा अंदाज से नहीं सुने जाते। डीआईजी ऑपरेशन, सीसीपी लाहौर, एसएसपी ऑपरेशन, आपकी तरफ से भी थानेदारों को हदायत जाती हैं कि जो शहरी आपके थाने में आता है उसको अब तो साइल नहीं कहना, वो शहरी है, उसके साथ हम कलाम हो
और उसके साथ अच्छा रवैया बरतता है, ताकि उसकी जो आधी टेंशन है वो तो अच्छे रवैये से ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो थानेदारों के जो रवायती अंदाज हैं वो नहीं बदल पाए। कहाँ तरबियत की कमी रह गई है? एक्चुअली जब हम तरबियत की या एटीट्यूड की बात करते हैं तो ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है। ठीक है। कुछ लोग जो हैं आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं और आवाम के साथ उनका रवैया बड़ा शाइस्ता होता है और लोग उनकी तारीफ़ भी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं पे ऐसा भी होता होगा कि उसका रवैया जो थानेदार का है वो ठीक ना होता हो, लेकिन इसमें मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारी जो टाइमिंग्स हैं उसका भी बड़ा रोल है। हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और आप ह्यूमनली जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं वो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बंदा 24 घंटे ड्यूटी करता है, नींद उसकी पूरी नहीं होती, स्ट्रेस में होता है, तो लामअल्लाह कहीं ना कोई उससे ऐसी गैर शाइस्ता बात जो है वो उसके मुंह से निकल जाती होगी, लेकिन आम तौर पे ऐसा नहीं है। हमारे जो सीनियर्स हैं वो कंप्लेंट सुनते हैं, अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं और इसी तरह से आईजी साहब की बड़ी वाज़ेह हदायत हैं कि जो SHOs हैं वो 4 से 6 बजे तक अपने ऑफिस में मौजूद रहेंगे और वो पब्लिक को सुनेंगे और उनकी जो भी शिकायत हैं उनका ज़ाला वो खुद करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आपके जो थानेदार हैं, हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसी वबा में भी सड़कों पर ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वो कोरोना को भी रोक रहे हैं, उन्होंने क्रिमिनल्स को भी पकड़ना है, शहरियों की दादरसी भी करनी है, अफसरान के साथ मीटिंग भी करनी है और बड़े मामलात हैं। ये किस तरह मैनेज कर लेते हैं? अगर वो कोई किसी मीटिंग में मिस हो गया है तो फिर उसके खिलाफ शोकाज नोटिस भी जारी हो जाता है, तो क्या ऑफिसर को पता नहीं होता कि उस पर हम बर्डन ज़्यादा डाल दिया है? आप देखें जी, अगर कोविड की बात करें तो कोरोना में पुलिस का बड़ा अहम किरदार रहा है। हम लोग, हमारे कांस्टेबल्स नाकों पे खड़े हुए, हमने लॉकडाउन किया, गवर्नमेंट की हदायत पे हमने लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया और उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया। लेकिन दूसरी तरफ जो कांस्टेबल खड़ा था, आम तौर पे पब्लिक उससे झगड़ा करती थी, उसको आके बुरा भला कहते थे कि जी हमें हमारा रास्ता क्यों बंद किया गया है, जबकि वो उसकी हिफाजत के लिए खड़ा था। कोविड में पुलिस ने बड़ी मेहनत की और शहरियों को रिस्ट्रिक्ट किया, उनके घरों में उनको महफूज बनाने की भरपूर कोशिश की और इसी कोशिश में मेरी डिवीज़न के कोई 25 के करीब एहलकार जो थे वो कोरोना में मुब्तला हुए और बड़ी तकलीफ़ों से गुज़रे, उनकी फैमिलीज़ बड़ी तकलीफ़ों से गुज़री और वो रिकवर हुए। सर, वारदात बढ़ने की वजह मेरे सामने ये भी है कि बहुत से थानों के पास गश्त के लिए गाड़ियां नहीं हैं। आपकी डिवीजन में भी बहुत से ऐसे थाने हैं जो अपनी सरकारी गाड़ियों से महरूम है, फिर वो गश्त की सूरत हाल भी, जो उसकी सरगर्मियां हैं वो भी मुतासिर होती हैं और शहरी फिर गैर महफूज होते हैं और वारदातें फिर करने वाले जो डाकू जराइम पेशा लोग हैं वो इन एक्शन है। तो आप क्या समझते हैं कि गाड़ियों की तादाद को, नफरी की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि गश्त अच्छा होगा तो शहरी भी महफूज होंगे? एक्चुअली इसमें कोई शक नहीं है कि अगर नफरी बढ़ जाए तो ज़्यादा बेहतरी आ सकती है, लेकिन अभी जो रिसोर्सेज हैं वो हर थाने में 2 गाड़ियाँ हैं। कई ऐसे थाने हैं जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, वहाँ 3 गाड़ियाँ भी हैं और उसकी सपोर्ट के लिए जो पीरू और डॉल्फिन के मोटरसाइकिल्स और गाड़ियाँ हैं वो भी उस इलाके में मौजूद होती हैं। तो रिसोर्सेज की अगर बात करें तो रिसोर्सेज जो जितने भी बढ़ा दिए जाएँ वो हमेशा कम नज़र आते हैं और जो हमारी पॉपुलेशन का है उसके हवाले से अगर देखें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे रिसोर्सेज ना होने के बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस लाइन में कई गाड़ियां रिपेयर भी हो रही हैं, उसमें आपके डिवीजन की भी गाड़ियां, वो कब तक थानों में, चौकियों में पहुंच जाएंगी? मेरी डिवीजन से 3 गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त रिपेयर होने के लिए गई हुई हैं। वहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं कि वो 15-20 दिन में वो रिपेयर हो जाएँ। तो अभी लास्ट टाइम मेरी SP साहब हेडक्वार्टर से भी बात हुई इस सिलसिला में, तो वो बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में उन्होंने मुझे इंश्योर किया था कि वो आ जाएंगी और वो फिर पेट्रोलिंग में अपना पार्ट अदा करेंगे। बिल्कुल नाजरीन, हमारे साथ रहिएगा। SP एजाज रशीद हमारे साथ रहेंगे और एक थाने का विजिट करेंगे, वहाँ पर देखेंगे शहरियों के मसाइल और वहाँ पर जो थानेदार हैं वो किस तरह ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जिसने हमें वेलकम बैक। अब हम
गार्डर टाउन थाने की तरफ बढ़े हैं, लेकिन उससे पहले एसपी साहब से मैं मजीद गुफ्तगू करना चाहूंगा। सर मुझे ये बताइए, आपको 25 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, महकमे को आपने 25 साल दे दिए हैं, आपने क्या जज किया है कि कहां पर कोलैप्स है, कि सिस्टम बेहतर नहीं हो पा रहा, थाना कल्चर में बेहतरी क्यों नहीं आ पा रही? एक्चुअली इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सी शिकायत लोगों को हैं। अभी आप मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे तो आपने देखा कि 5-6 जो कंप्लेनेंट आए, उनमें से हाफ ऑफ जो कंप्लेनेंट थे उनके सिविल मैटर थे। बिल्कुल ठीक है। और वो बात कर रहे थे कि घर की तकसीम की, घर के पोजीशन की, या जो प्लॉट बेचा गया है उसकी बकाया रकम नहीं दी जा रही। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हो ये रहा है कि हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं वो सिविल नेचर के आते हैं, जिसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो वो हमसे तवक्को ये की जाती है अवाम की तरफ से कि उन केसेस में जिनमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते उसमें हमें कोई रिलीफ दिलवाया जाए। बिल्कुल ठीक है। हम उसमें मैक्सिमम यही करते हैं कि पार्टीज को सुनते हैं, और अगर उसमें कोई ऐसा पार्ट हो जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है या कोई कानून की किताब हमें ये इजाज़त देती है कि हम उस पर कार्रवाई कर सकें, तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करते हैं। सर गरीब की शनवाई आज भी बहुत मुश्किल है, फारसी कल्चर आज भी कायम है, उस फारसी कल्चर को खत्म करना थाना कल्चर की एक बड़ी रुकावट नहीं है कि अगर हम वो नहीं खत्म कर पाए तो फिर इसलिए थाना कल्चर पुलिस कल्चर को नहीं बदल पा रहे? अभी आप देखें कि मेरी 25 इयर्स एक्सपीरियंस है, और मैं जो अभी एसपी मॉडल टाउन हूँ, यकीन करें कि मैं किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर को या किसी भी ऐसी सिफारिश को एंटरटेन नहीं करता जो हमें हमारे मकसद से हटा रही हो। बिल्कुल ठीक है। अभी ये एक ऐसा दौर है, हमारे आईजीपी जो हैं वो उनकी तरफ से भी हमें ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कोई भी ऐसा काम किसी भी ऐसे बंदे के कहने पे ना करें जो मेरिट के अगेंस्ट हो। तो लाहौर में तो ख़ास तौर पे मैंने देखा है हमारे सीसीपी साहब जो हैं और डी साहब जो हैं, उनकी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी किस्म की कोई सिफारिश, कोई स्ट्रेस, कोई ऐसा प्रेशर जो अनड्यू हो वो आप हमसे बात करें, हमें बताएं। बिल्कुल ठीक है। सेक्शन और आर्टिकल 154 के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फौरी तौर पर दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिस पर इन्वेस्टिगेशन पहले भी होनी चाहिए ताकि झूठा मुकदमा किसी पर दर्ज ना हो जाए, लेकिन जो चोरी डकैती, ये लड़ाई झगड़े, बंदा जख्मी भी हो जाता है तो इसके बावजूद पर्चा नहीं होता दर्ज, वो पर्चे में देरी क्यों बढ़ती जाती है? क्या वजह है? उसके पीछे क्या कहानी है? कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बाय नेम किसी को इम्प्लीकेट किया जा रहा होता है कि इसने चोरी की है, ठीक है, उसमें पार्टीज को सुनना बड़ा जरूरी होता है। हो सकता है कि वो झूठा पर्चा दर्ज करवा रहा हो उसके अगेंस्ट। इसी तरह से जो लड़ाई झगड़े के केस हैं, आमतौर पे लड़ाई झगड़े में दोनों पार्टीज का कसूर होता है। उसमें देखा यह जाता है कि मेडिकल किसका है, ज्यादती किसने की है, तो उसमें जो हमारे एसएचओज हैं उसमें वेरीफाई जरूर करते हैं कि ये जो हम केस रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं इसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। बिल्कुल ठीक है। ये सारे मामलात हम देखेंगे, थाने में भी जाके, थाना गार्डर टाउन आ चुका है, अंदर जाकर आपको मजीद आगाही के हवाले से बताएंगे कि एक साइल को किस तरह एप्लीकेशन लेकर आना होगा और उसकी तफ्तीश कैसे आगे बढ़ती है। हमारे साथ रहिएगा। सर थाना गार्डर टाउन हम पहुंच चुके हैं, बहुत शानदार बिल्डिंग है। ऐसी कितनी बिल्डिंग आपके मॉडल टाउन डिवीजन में थानों को मुयस्सर है? एक्चुअली आपने देखा पहले ये थाना टेंट्स में हुआ करता था। बिल्कुल होता था। में ये टेंट्स में थाना था। अभी गवर्नमेंट ने इस पे स्पेशल इनिशिएटिव लिया है। हमारे जो सीनियर अफसरान थे उन्होंने उनकी कोशिशों से अब ये थाने नए बन गए, इनकी इमारतें अपनी बन गई हैं। यहाँ पे सफिशिएंट जगह है हमारी फोर्स के रहने के लिए, और इसी तरह से जो मुल्ज़मान के हवाले से हवालात हैं वो बन गई हैं। और मेरे जो डिवीज़न है उसमें आलमोस्ट तमाम थानों की इमारतें जो हैं वो मौजूद हैं। कितनी किराया पर हैं, कितनी महकमा की मलकियत में है? एक्चुअली वो 3 के करीब ऐसे हैं जो रेंटेड हैं, बाकी सब हमारी अपनी। सर लियाकताबाद थाना बहुत बुसीदा हालत है,
उसको कब बेहतर किया जाएगा, उसको कब ये बिल्डिंग, शानदार बिल्डिंग मुयसर हो पाएगी, ताकि जो थानेदारों को अच्छा माहौल मिल जाए। फिर अच्छा माहौल होगा तो काम भी बेहतर होगा। इसमें कोई शक नहीं है। एक्चुअली कुछ थानों की प्रपोजल्स गई भी हैं, उसमें लियाकताबाद भी शामिल है। उसकी भी इसी तरह की शानदार बिल्डिंग आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद कि वो भी इसी तरह की शानदार बिल्डिंग में थाना कायम होगा। बिल्कुल ठीक है। SHO गाजो टाउन यूसुफ भट्ट साहब हमारे साथ हैं। सर, इनसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, थाने की सफाई तो बहुत आला है, थाना भी बहुत शानदार बिल्डिंग आपको मुयसर है, हवालात भी खाली है। क्या इलाके में क्रिमिनल कोई नहीं बचा जिसको हम हवालात में बंद कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि ये हमारा एरिया जो है ये पोश एरिया है, इधर क्राइम की रेशो वैसे भी थोड़ी कम है। और उसमें कल रात हमने एक जुए का पर्चा दर्ज किया, लेकिन वो चूँकि मुल्ज़मान ये काबिल ज़मानत जुर्म है और उनको पेश किया और वहाँ से मुल्ज़मान की ज़मानत हो गई है और अभी फ़िलहाल हवालात इस वजह से खाली है। सर, थाना गाजो टाउन में कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज नहीं हो पाए? हमारा सब इसमें यह है कि हमारा जो ये फ्रंट डेस्क का सिस्टम है, ये हमारी जो सीनियर हमारी हिरार्की है, इन्होंने इसीलिए बनाया है ताकि हर चीज़ उनकी जो है ना वो कंप्यूटर पे, उनके लैपटॉप पे वो देख सकते हैं। इसमें हम 3 दिन से ज़्यादा जो है उसको पेंडिंग नहीं रखते एप्लीकेशन को। विदिन 3 डेज़ हमने उसको डिसाइड करना होता है। अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल मैटर हमारे पास आ जाए, जो लेन देन का मैटर है, जिसमें पुलिस, जो सिविल मैटर है, उसको हम जो है वो राबरी अदालत कर देते हैं। और जो जिसमें क्राइम हो, जो कॉग्निजेबल हो, जो जिसमें हम समझते हैं कोई क्राइम कमिट किया गया है, उसमें हम फौरी FIR रजिस्टर कर देते हैं। शहरी आज भी थाने में आने से डरता है, क्यों? ऐसी तो मेरे ख्याल अभी बात जो है ना काफ़ी हद तक ये आप पुरानी बात कर रहे हैं। शहरी अब थाने में आते हैं, आपके सामने शहरी आए हुए हैं और जो है आप से पूछें। बिल्कुल ठीक है। साइलिन के लिए फ्रंट डेस्क सिस्टम कायम कर दिया गया है। आप कह रहे हैं कि 3 दिन में वो जवाब देना उसके लिए लाजिम होता है, मगर अब मुख्तलिफ हरबे आपके मुलाजमीन ने इस्तेमाल किए हुए हैं। 3 दिन पड़ी रहती है, फिर वो दाखिल दफ्तर कर देते हैं, फिर दोबारा से वो एप्लीकेशन का इंदराज किया जाता है। ये भी प्रैक्टिस चल रही है, इसको आपने कंट्रोल किया हुआ है? इसमें इस तरह है महासाब के कई दफ़ा लोग एप्लीकेशन दे के उसको परसू नहीं करते। देखें, एक बंदा एप्लीकेशन दे गया, वो किसी ASI सब इंस्पेक्टर को मार्क हो गई है। अब ASI सब इंस्पेक्टर वो उसको एप्लीकेंट को फ़ोन कर रहा है, उसका नंबर बन जा रहा है। अब उसने सारी डिटेल बतानी कि मेरे साथ ये जो वाक़या हुआ है ये कहाँ हुआ है। उसने एक तो मौका मुलाजा करवाना होता है। फ़र्ज़ करें एक मोबाइल चोरी हुआ है, वो बंदा आके एप्लीकेशन दे गया, खुद वो उस नंबर बंद कर गया और जो थानेदार उसको फ़ोन कर रहा है उससे रब्ता नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से फिर वो उसकी एप्लीकेशन जो है ना वो फाइल हो जाती है। अदरवाइज हम तो फौरी अगर एप्लीकेंट आ जाए, उससे रब्ता हो जाए, वो जगह आइडेंटिफाई कर दे कि मेरा जो मोबाइल है ये बरकत मार्केट में फलां जगह पे, चूँकि हमने उसका नक्शा मौका बनाना होता है, मिसल के अंदर वो नक्शा मौका लगता है। इस वजह से अगर वो आइडेंटिफाई कर दे पॉइंट तो हम फौरी FIR दे देते हैं। थाने में डिलेइंग सिस्टम कब खत्म होगा? मुकदमा राइट टाइम पर कब दर्ज होगा? मुकदमात आप देखें, आए मेरे साथ फ्रंट डेस्क पे देखें, इसमें सर, तो हम प्लीज। फौरी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मैं सीनियर अफसरान की डायरेक्शन है कि कोई जो है ये वर्किंग नहीं करनी और ना ही हम वर्किंग कर रहे हैं। खुदा ना आस्ता कोई मोटरसाइकिल थेफ्ट होती है या कोई रॉबरी की वारदात होती है, हम उस पर इनको इंस्ट्रक्शंस हैं सीनियर अफसरान की तरफ से, मेरी तरफ से भी, कि भाई आपने मुझसे पूछे बगैर जो है ना वो आपने जो आपके सिस्टम में एप्लीकेशन आती है वो मार्किंग होती है, उस पर आप मुकदमा दर्ज करें। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप फ्रंट डेस्क का अमला हैं, तो आपको कोई मसाइल दरपेश हैं थाने में? स्टाफ की कमी तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, स्टाफ अवेलेबल है, सब ठीक चल रहा है। क्राइम की क्या सूरत हाल है? रेशो क्या है? बड़ा है क्राइम, कम हुआ है? नहीं, नॉर्मल है, कोई दिखाएं जरा। 3 FIR हुई हैं आज की डेट में हमारे पास, ठीक है। एक मोबाइल चोरी की है, बिल्कुल ये एक सिस्टम ठीक है, फ्रंट डेस्क पे लगा दिया गया है जिसका ये सोने की बालियाँ चोरी हुई हैं, सोने की बालियां चोरी हुई हैं। एक ये FIR हुई है, एक ये हमने जुबे की इस्तवासा दिया। ये रात गए कार्रवाई जो की है, ये एक बड़ी कार्रवाई है। सर, कितने जवारिये पकड़े गए थे? ये 5 जवारिये थे जी। ये चौकी राजा मार्केट इलाके में जुआ खेल रहे थे, उसको जो है चौकी इंचार्ज हमारा आफ्ताब सरवर, उसने पकड़ के मुकदमा दर्ज किया। कितनी गाड़ियां आपके पास गश्त के लिए? हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, एक थाना की गाड़ी है और एक चौकी राजा मार्केट की गाड़ी है। 2 गाड़ियां, इसके अलावा हमारे पास पीरू की 2 गाड़ियां सुबह में आती हैं, 2 गाड़ियां शाम में आती हैं। 2 डॉल्फिन के पेयर हमारे पास सुबह में आते हैं, 2 डॉल्फिन पेयर हमारे पास शाम में आते हैं। मुहर्रर ऑफिस की साइड पे आए आपको मुहर्रर ऑफिस का जी, ये मुहर्रर ऑफिस में हम दाखिल हो रहे हैं। सर, दोहरा मेयार
पुलिस बहुत अरसे से अपने फ्रेशर अंजाम दे रही है। फ्रंट डेस्क अमला बाद में आने वाला है, उसको हमने शानदार सीटिंग अरेंजमेंट दे दिए, कंप्यूटर लगा दिया, एसी लगा दिया। क्या ये इंसान नहीं है? इनके लिए कुछ नहीं सोचना? इनके लिए तो कुर्सियां भी अवेलेबल नहीं है, फटे रखे हुए हैं। क्या कहते हैं? एक्चुअली आपने अभी फ्रंट डेस्क देखा, वहाँ पे पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग है। वो हमने कोशिश की है कि पब्लिक कंफर्टेबल रहे और वहाँ पे पब्लिक जब आए तो उसको एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन माहौल मिले। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मुहर्रर साहब की, आप देखें कि पंखा चल रहा है, बेहतरीन कमरा इनको मैसर है और ये पीछे रिकॉर्ड रूम है। इन्होंने यहाँ पर बैठकर खुद अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। यहाँ पर इनका पब्लिक से वास्ता बहुत कम होता है। हमने कोशिश ये की है कि पब्लिक के लिए जो चीज़ मैसर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया। बिल्कुल, पब्लिक के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी रहनुमाई आपके अफसरान तक पहुंचे, यहाँ पर भी कुर्सियां हो, एक ऑफिस लुक आए। हम कोई पंचायत तो लगा के बैठे नहीं हुए, ये एक महकमा है, डिसिप्लिन फोर्स है, तो ये फटे अच्छे नहीं लगते। ये आज ही चेंज करवा दें, कुर्सियां आ जाए। ये मान भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कुर्सियां आपने देखी होगी कि ये कुर्सी टूटी हुई है। ये डेफिनेटली कुर्सियां आई होंगी जो ये मॉडल थाने का हाल है, जो वक्त के साथ टूट गई हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है ना, जो वक्त के साथ टूट गई कुर्सियां। अब नई कुर्सियों की इन्होंने डिमांड दी होगी, अब डेफिनेटली कि उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के मुताबिक वो वहाँ जरूर आएंगी। आगे बढ़ते हैं। महकमा को सोचना होगा, अफसराने वालों को सोचना होगा, थाने के मसाइल को भी देखना होगा। जहाँ पर शहरियों के मसाइल दूर करने की बात है, वहाँ पर पुलिस मुलाजमीन के जो मसाइल हैं वो भी दूर होने चाहिए। पुलिस मुलाजमीन के जब तक मसाइल दूर नहीं करेंगे तो इंसाफ फिर नहीं पहुंचेगा नीचे। तो ये थाने की सूरत हाल थी, वर्किंग एनवायरनमेंट आपको दिखाया कि फ्रंट डेस्क अमले के पास तमाम तर वसाइल दस्तयाब हैं, लेकिन पुलिस मुलाजिम जो थाने के पुलिस मुलाजिम हैं उनके पास बैठने के लिए भी अच्छी जगह मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से फिर उनके रवैये में कुरुख्त रवैया भी आ जाता है और वो फिर शहरियों के साथ बदतमीजी भी सामने आती है। और यकीनन ये हालात तब बेहतर होंगे जब महकमा के आला अफसरान को इस पर सोचने के लिए टाइम मिलेगा। वेलकम बैक। अब हम जनरल हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। मोल्टन डिवीजन की हदूद बनती है एसपी मोल्टन ऑपरेशंस इजाज रशीद हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि जब कोई फायरिंग के वाक़यात होते हैं, लड़ाई झगड़े के वाक़यात होते हैं, तो उसमें जब कोई ज़ख्मी होता है तो वो थाने में जाता है, थाने में जाके दरख्वास्त देता है, लेकिन जब तक मेडिकल नहीं होता तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो ये अवेयरनेस नहीं है, उस हवाले से क्या कहेंगे? एक्चुअली ये पहले की बातें हैं, अब इसमें बड़ी जिद्दत आ चुकी है। सीनियर अफसरान ने इसको फोकस किया और इस पे हमने अब हर हॉस्पिटल में एक खिदमत मरकज़ बना दिया। ठीक है। अब आपको थाना जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी वजह से कोई जख्मी हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसमें जख्मी हो गए या कोई फायर लग गया, तो आप सीधा हॉस्पिटल तशरीफ लाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो एप्लीकेशन बाद में देनी होगी? एप्लीकेशन बाद में होगी, लेकिन जब आप तशरीफ लाएंगे तो ये हमारा एक खिदमत मरकज़ है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे आके आप डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। ये काउंटर आप देख रहे होंगे। ठीक है। ये काउंटर इसी मकसद के लिए कायम किया गया है। नाज़रीन, अब हम पहुंच चुके हैं पुलिस खिदमत काउंटर सेंटर पर। यहाँ पर जो जख्मी होने वाले अफराद हैं वो यहाँ पर आकर अपना मसला बता सकते हैं, फिर जो इंजरीज होती है फिर उसके मुताबिक ये पुलिस वाले हरकत में आते हैं। आप मुझे बताएं कि एक शहरी अगर जख्मी होता है तो वो थाने में आता है, पुलिस डॉक्यूमेंट बनाने में उसको सिफारिशें करवानी पड़ती हैं, उसकी दादरसी पूरी नहीं होती, उसका खून बहता जाता है, तो उसमें पुलिस क्या किरदार अदा कर रही होती है? सर इसके लिए ये होता है कि हम सबसे पहले इसको फर्स्ट एड दिलवाते हैं साथ जाके, फिर इसका कोर्ट ऑर्डर जारी करते हैं, फिर अंदर जाके CMO साहब को उसका जो कोर्ट ऑर्डर जारी करते हैं इसका डॉक्यूमेंट उस ऑनलाइन थाने चला जाता है, जो कि मजरूब को बड़ी सूरत होती है। वो डायरेक्ट सीधा आया होता है, उसके खून भी कम फैलता है, उसके चोट से भी जल्दी कवर हो।
फिर हम CMO के पास जाके उसका मेडिकल बनवा देते हैं। बनवाने के बाद उनको एक फॉर्म इशू करते हैं कि ये लीजिए, थाने जाके अपनी कार्रवाई पे प्रिंट करवाएं। ज़ेर मुशाहदा मेडिकल होता है, लेकिन उसके बाद फिर वो अगले दिन उनको बुलवाया जाता है, फिर जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे कंप्लीट करवा के और उनको थाने भिजवा देते हैं। कितने देर का ये प्रोसीजर होता है मेडिकल? ये कम से कम एक दिन भी लग जाता है, तो ज़्यादा 2-3 दिन लग जाता है। 2-3 दिन भी लग जाता है। ज़्यादा है तो फिर 3 दिन, नहीं तो एक आधा दिन तक। अच्छा सर, इसमें एक जख्मी आ गया, अब उसका मुकदमा जब तक मेडिकल नहीं आएगा तब तक दर्ज भी नहीं होता, जबकि सारा कुछ नजर आ रहा होता है कि इसका ब्लड भी बहा है, इसको इंजरीज भी आई हैं, लेकिन इसके बावजूद 2-3 दिन लग जाते हैं। उसको हम टाइम पीरियड को छोटा नहीं कर सकते ताकि उसकी दादरसी मौके पे हो जाए, मुल्जमान को भी गिरफ्त में लाया जाए? अभी आप देख रहे हैं कि जो जख्मी होता है उसको सबसे पहले तो फर्स्ट एड की जरूरत होती है जी, कि उसको फर्स्ट एड दी जाए, उसकी जान बचाई जाए। ये खिदमत काउंटर यहाँ पे कायम करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो जख्मी यहाँ पे आए वो फौरी तौर पे उसको फर्स्ट एड मिले। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें बहुत सा टाइम ज़ाया हो जाता था, अब ऐसा नहीं होता। अब वो यहाँ आया, उसका डॉकेट यहाँ से, डॉकेट मीन के एक एप्लीकेशन है जो यहाँ से CMO को जारी होती है। COD नंबर, जैसा कि वो पर्ची बनती है, वो COD नंबर लग जाता है। उसके बाद हम उसको CMO को रेफर करते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है, ठीक है, वो उसको एग्जामिन करता है। अगर तो उसका मेडिकल वो उसी वक्त क्लियर कर दे तो वो कह लें कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर वो ज़ेर मुशाहिदा रखता है, उसको एग्जामिन करना चाहता है, उसमें वो उसके एक्सरे चाहता है, उसमें और फॉर्मेलिटीज अगर शामिल हैं, तो फिर वो उसको ज़ेर मुशाहिदा रखेगा और अगले दिन का टाइम उनको देगा। ये CMO की तरफ से है। ठीक है। हमारा जो पुलिस का जो प्रोसीजर है वो हमने इसको कह लें कि आधे घंटे पे ले आए। बिल्कुल, पुलिस की जिम्मेदारियों में इजाफा होता जा रहा है और पुलिस हमें हर हाल में आवाम की खिदमत करते हुए नजर भी आती है। जब कोई बंदा जख्मी होता है तो फौरी तौर पर वो अस्पताल का रुख करे और यहाँ पर आके पुलिस खिदमत काउंटर में अपना इंदराज करवाए और पुलिस वाले उनकी खिदमत करेंगे, उनकी मदद करते हुए सारा जो मेडिकल है, रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारा तैयार करवाते हैं, जिसके बाद फिर थाने में कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हमारे साथ रहिएगा, इलाके का विजिट करते हैं। नाज़रीन, अब हम मॉल्टन डिवीजन के क्राइम की सूरत हाल का जायजा लेंगे। SP ऑपरेशन से जानेंगे कि ओवरऑल क्राइम की रेशो क्या रही, क्राइम में इजाफा तो हुआ लेकिन किन हेड्स में कमी आई वो भी बता दीजिए। एक्चुअली जो मॉल्टन डिवीजन है, ये अभी आप जहाँ खड़े हैं, ये हमारा पोर्ट लखपत का एरिया, जनरल हॉस्पिटल वाली साइड है। ये जो सर्कल काना है, इसमें क्राइम थिक पॉपुलेटेड आबादी है, ये बहुत ज़्यादा आबादी है और इसमें क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। या यूँ कह लें कि मॉल्टन डिवीजन का जो आधा क्राइम है वो इस सर्कल का क्राइम है, वो सिर्फ सर्कल काना का ही है। सर्कल काना का क्राइम, ठीक है। यानी इस वक्त हमारे पास 12,500 के करीब क्राइम है, जिसमें से 6,500 जो है वो काना का है। 12,500 मुकदमात की रेशो है, जिनमें से 6,000 के करीब सर्कल काना का। तो वहाँ पर कोई नफरी में भी इजाफा किया गया है, कोई स्पेशल हिकमत अमली भी तरतीब दी गई है ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा सके और जराइम पर काबू भी पाया जा सके। इसमें कोई शक नहीं है जी, ये जो थाना काना, पोर्ट लखपत और नश्तर के इलाके हैं, इसमें नफरी की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमने जो आम थानों की निस्बत यहाँ पे नफरी की तादाद ज़्यादा है और इसके अलावा जो अपर सबॉर्डिनेट हैं उनकी तादाद भी दूसरे थानों की निस्बत डबल है, ताकि यहाँ पे काम जो है ऐसे तरीके से हो सके, पेट्रोलिंग ऐसे तरीके से हो सके और जराइम पे काबू पाया जा सके। जब कटी पतंग की डोर किसी शहरी को फिरती है तो SHO को मुअत्तल कर दिया जाता है, ये मुनासिब बात है? देखिए, बात ये है कि इसमें प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो SHO की होती है और गवर्नमेंट ने तमाम रिसोर्सेज उसको दिए हुए हैं कि इस किस्म के क्राइम को रोका जाए। अब जब SHO इस किस्म के क्राइम पर तवज्जो नहीं देगा तो डेफिनेटली वो पनिशमेंट तो उसको मिलेगी। तो सर, मैं ये भी देखता हूँ कि अगर मंशियात फरोशी का कारोबार किसी थाने की हदूद में चल रहा है तो वो SHO या पुलिस अमले की आशीर्वाद के साथ ही मंशियात फरोश क्रिमिनल उस इलाके में होता है। अगर एक थानेदार चाहे तो कोई क्रिमिनल ऐसा कारोबार, ऐसी गैर कानूनी कामों में मुलव्वस पाया नहीं जा सकता।
क्या आप समझते हैं कि थाने की सतह पर कोई आशीर्वाद होने की वजह से वो उनको कोई रिलैक्सेशन मिल जाती है जिसकी वजह से वो नौजवान नस्ल को तबाह करने में मसरूफ दिखाई देते हैं? एक्चुअली ये अब वो बातें नहीं रही जब पॉपुलेशन कम थी और थानेदार जो था वो हर शख्स पे निगाह रखता था। अब बहुत ज़्यादा थिक पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो उनकी आबादी बढ़ गई है। अब उस तरह से थानेदार जो है उन पे निगाह नहीं रख पाता। ये बात कि थानेदार जो है उनके साथ मिक्स होकर ये कारोबार करवाता है, ये मैं समझता हूँ कि गलत है। हमारे जो SHOs हैं ये इंतहाई ईमानदार हैं, क्राइम फाइटर हैं। इनको प्रॉपर इनके इंटरव्यू करके इनकी बैकग्राउंड देख के लगाया जाता है। और ये तो हो सकता है कि कोई इनकी नज़रों से ओझल होके अपना काम कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये इनको कोई मंथली देता हो। और ये एक ऐसी मंथली है जो गंदा तरीन काम है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं नहीं समझता कोई भी दर्द दिल रखने वाला जो इंसान है वो इसमें मंथली ले और जो हमारी आइंदा आने वाली नस्ल है उसकी खराबी का बाइस बने। जिस तरह एक पतंगबाजी पर SHO को मुअत्तल कर दिया जाता है, इसी तरह अगर इलाके में मंशियात बिक रही है तो उसमें भी SHO को मुअत्तल कर देना आपका हक बनता है, वो आप करने को तैयार हैं? देखिए जी, हम इसका भी ऑडिट करते रहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात सामने आ जाए तो उस पर ना सिर्फ मुअत्तल किया जाता है बल्कि उसको सजा भी दी जाती है, मेजर पनिशमेंट दी जाती है। बिल्कुल ठीक है। SP इजाज रशीद हमारे साथ थे और बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी मालूमात भी हमारे सामने रखी, हमारी रहनुमाई की, नाज़रीन की रहनुमाई की कि पुलिस आवाम की खिदमत के लिए मौजूद है, लेकिन पुलिस के साथ साथ पब्लिक को भी पुलिस का साथ देना होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।